तो बच्चों लास्ट सवाल, लास्ट क्लास में हमने कुछ होमवर्क दिया था, तो वो होमवर्क मैं ले रहा हूँ। और नाम कुछ दे दिया था शायद, मुझे नाम नहीं पता कि क्या दिया था। इसका ए ले लेता हूँ और इसका बी ले लेता हूँ, और किसी एक का एक्सेशन बताना है। लेट्स मुझे एक्सेशन बताना है बी का। ए बी क्या होगा? तो आई होप कि सारे बच्चों ने सॉल्व किया होगा। तो एक बार मैं सॉल्व करता हूँ, देखना तुम लोगों ने सही किया या नहीं। There is a one string, so tension will be same. यहाँ पे T, यहाँ पे T। ये पुली मासलेस है, पुली को मान लोगे B ब्लॉक में अटैच्ड है। एंड लेट्स, इसका एक्सेशन AB है, इसका एक्सेशन ऐसे लिख लिया, या A1 A2 लिखता था। सो व्हाट विल बी द रिलेशन? तो तुम लोग तो शायद पसंद करते हो T डॉट A वाला, तो यहाँ देखना T और A। वो सिग्नल चला गया था। आई होप कि सारे बच्चे भी कनेक्टेड हैं। टी ए बी, यहाँ भी टी ए बी दैट, और यहाँ पे देखोगे तो टी ऊपर है और ए नीचे, तो माइनस टी इंटू ए दैट इज इक्वल टू 0। सो यू विल गेट 2ab इक्वल टू, ऐसा रिलेशन आएगा। ए ब्लॉक का एबीडी ड्रॉ करोगे, टी ऊपर mg नीचे, यू विल राइट mg माइनस टी दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। ये सबको लिखने आ रहा होगा। एंड बी ब्लॉक के लिए देखोगे तो टी इधर 2t, और mg तो है नहीं, mg तो नीचे है, n ऊपर है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के लिए लिखेंगे तो 2t इज इक्वल टू m इंटू ए बी। अब देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए बी, तो रिलेशंस कैसे लिख लें? ए बी निकालना है तो ए को रिप्लेस कर देते हैं, तो m इंटू 2ab। और यहाँ देखो 2t, यहाँ पे t है, सो यू कैन गेस कि इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे -2t एंड देन एड दिस, यू विल गेट 2mg, हो जाएगा 4m प्लस m 5m ab। ये तो बड़ा इजी आ गया सवाल। बताओ मानसी, सॉल्व हुआ? भी हो गया सर। फोर्थ सवाल तो और आसान था, देखते हैं। फोर्थ में बच्चों मैंने ऐसे दे दिया कि एक स्प्रिंग बैलेंस है, और उसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया है फिक्स्ड सपोर्ट से। m दिया हुआ और पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेट शोन बाय द वेइंग मशीन। वेट शोन बाय द वेइंग मशीन, तो बताओ ये वेट शोन बाय द वेइंग मशीन क्या बताता है? kx बताता है एक्चुअली।
सो यहाँ से टी, अब ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, सो टी इज इक्वल टू तुम कहोगे कि यहाँ पे हो जाएगा mg। और इस पुली को डिस्कस करें तो यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, और यहाँ पे इधर देखना ये डायरेक्शन, ये kx इज द अपरेंट वेट। kx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, पुली रेस्ट में 2t, दैट इज इक्वल टू 2mg। तो वेट शोन बाय द वेइंग मशीन क्या हो जाएगा आंसर, 2mg, 2m वेट, m नहीं 2mg। क्लियर हो गया क्या ये सवाल? ये मैंने सवाल किया है ऑलरेडी, M1 M2, सारे बच्चे ध्यान से सर हाँ 2 मिनट के लिए पिछले पेज पे लीजिए ना सर। ठीक। सो देखना जो मैंने पढ़ाया था ना उसी पे मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, और ऐसे सवाल आते हैं मेडिकल में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ। किसी को याद है कि इसमें टेंशन हमने कितना निकलवाया था? M1 M2 छोड़ दिया, टेंशन जो था वो आता था 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ये देख लेना, ये निकलवाया है शायद, कर लोगे। अब एक सवाल फेमस ये है, ये M3 है और एक पुली से कनेक्टेड है, and there is a mass M2 M1 दिया हुआ है, if system is released from rest, it is found that M3 does not move. Then find M3 in terms of M1 and M2। तो ये बड़ा फेमस सवाल है और कुछ बच्चों को पता भी होगा इसका रिजल्ट। अगर इसको छोड़ दिया ना तो M3 मूव नहीं कर रहा, M3 रेस्ट में रह रहा है, लेकिन M1 M2 मूव कर सकता है। M1 M2 के बारे में कुछ नहीं कहा। ओके तो कहोगे सर अगर M1 M2 छोड़ दिया, अगर मूव कर रहा है, सो व्हाट विल बी टेंशन? यहां देखना, यहाँ पे टेंशन जो होगा अभी जस्ट निकाला, टेंशन इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। अगर इसमें टेंशन T है बच्चों तो इसमें टेंशन कितना होगा T डैश। ये पुली मासलेस है, ऐसे भी रेस्ट में है, तो T डैश विल बी 2T। और अगर M3 रेस्ट में, देखो कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा, as M3 is at rest, so T dash इसमें टेंशन इज इक्वल टू M3G। दिस इंप्लाइज T dash कितना है 2T इज इक्वल टू M3G। T का वैल्यू पुट कर दो, निकाल चुके हैं 4m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू M3। दिस इज योर आंसर। तो ये सारे बच्चे स्टार मार्क करके लिख लेना, मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। लेकिन सवाल M3 इक्वल टू ऐसे नहीं लिख करके एक और तरीका से लिखता है, M3 को इधर ले आते हैं और इसको इधर लेके चले जाते हैं। 4 डिवाइड बाई M3 दैट इज इक्वल टू
m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 m2 ऐसे भी लिखा जाता है, थोड़ा घुमा के पूछता है। 1 बाई m2 प्लस 1 बाई m1। तो बच्चों ये स्टार मार्क जरूर कर लो, दिस शुड बी रिलेशन। अगर सिस्टम को छोड़ा m3 को रेस्ट में रखना है, सो दिस शुड बी रिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपरेंट वेट। अपरेंट वेट क्या होता है, एक्चुअल वेट क्या होता है ना। तो स्प्रिंग बैलेंस से समझाया था और नॉर्मल रिएक्शन समझाया था। तो कुछ सवाल ले लेता हूं मैं। तो एक वेइंग मशीन है और इस वेइंग मशीन पे एक आदमी खड़ा है। इसका मास m है और वेइंग मशीन कहाँ रखा है, लिफ्ट में। लिफ्ट इज गोइंग विथ सम एक्सेलेरेशन a नॉट। है ना, a नॉट है। और मैं पूछूंगा व्हाट इज द वेट शोन बाय द वेइंग मशीन। ये लास्ट क्लास में समझाया था क्या महक? ये समझा दिया था वेट शोन बाय द वेइंग मशीन क्या होगा? चलो मुझे ध्यान नहीं है। नो नो सर। सर। नो सर। सर नो सर। हाँ, तो इसमें बताओ, देखो क्या होगा इसमें। इसका एफबीडी ड्रॉ करो। हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ये सवाल डिस्कस नहीं किया था। एफबीडी में mg नीचे और मैन पे वेइंग मशीन n ऊपर लगा रहा है। वेइंग मशीन मेजर्स n। तो मैं अभी क्वेश्चंस लिखता हूं न्यूटन्स लॉ से। ये ग्राउंड का आदमी देख रहा है, इसको स्टडी कर रहा है। ये देख रहा है कि दिस पर्सन इज गोइंग अप विथ एक्सेलेरेशन a नॉट। So he will write equation n minus mg that is equal to m a naught. So he will write n is equal to mg plus m a naught. बच्चों ये n mg के बराबर नहीं है, ये हो गया एक्चुअल वेट और ये हो गया अपरेंट वेट। और ये जो था सिर्फ mg जो है वो है एक्चुअल वेट। सो हियर अपरेंट वेट इज मोर देन एक्चुअल वेट। अगर तूने लिफ्ट में गई कोई बच्ची और वेइंग मशीन पे खड़ा और उसने क्या कर दिया, कोई बटन दबा दिया जो लिफ्ट ऊपर जाने लगा। सो अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलेरेशन से जा रहा, एक्सेलेरेशन किधर है, ऊपर की तरफ, तो उसका वेट शोन जो है वो दिखाएगा, जो उसका एक्चुअल वेट है उससे ज्यादा दिखाएगा। ठीक है, लेकिन अगर लिफ्ट का एक्सेलेरेशन इधर है a नॉट, अब मैं पूछूं व्हाट इज द वेट शोन बाय द वेइंग मशीन, mg minus ma naught। तो इस केस में देखोगे n डैश सेकेंड केस में जो होगा mg माइनस ma नॉट होगा। एक्सेलेरेशन किधर है, नीचे है। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे मिस करते हैं, मैं कह रहा हूं लिफ्ट का एक्सेलेरेशन ऊपर है, लिफ्ट का एक्सेलेरेशन नीचे है। मैं लिफ्ट का वेलोसिटी नहीं बता रहा हूं, लिफ्ट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है नहीं कह रहा हूं मैं। मेरा कंसर्न है एक्सेलरेशन किधर है। तो अगर अब तुमसे कोई थोड़ा सा डेप्थ में पूछे सवाल कि तूने लिफ्ट के अंदर गई, बच्चे गए और यहाँ पे वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया बच्चा और यहाँ पे कोई बटन दबाया, सपोज 5th फ्लोर दबाया, तो सबसे पहले अभी लिफ्ट क्या है, रेस्ट में है। लिफ्ट विल एक्सेलरेट,
है ना, प्रैक्टिकली सोचना। लिफ्ट क्या होगा, एक्सलेट करेगा पहले, फिर कुछ देर कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा और फिर उसको रुकना है तो डिसलेट करेगा। तो पहले एक्सेलेरेशन होगा ऊपर, फिर हो जाएगा एक्सेलेरेशन 0, है ना, और फिर एक्सेलेरेशन किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो लिफ्ट का अगर तूने बटन दबाया है तो पहले ऊपर जा रहा है अगर, तो फर्स्ट इट विल एक्सलेट इन अपवर्ड, देन इट्स एक्सेलेरेशन बिकम्स 0, कांस्टेंट वेलोसिटी से कुछ देर चलेगा और फिर डिसलेट करके रुक जाएगा। तो अगर कहा जाए कि वेइंग मशीन क्या शो करेगा, तो समझना, पहले वेइंग मशीन एक्चुअल वेट से ज्यादा शो करेगा, फिर एक्चुअल वेट शो करेगा और फिर एक्चुअल वेट से कम शो करेगा। समझा क्या ये बात को? अगर ग्राउंड फ्लोर पे तूने 5th फ्लोर का बटन दबाया है तो तुम्हारा वेट शोन जो होगा ऐसा होगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? एक आध बच्चा तो रिप्लेस कर दो। हाँ हाँ सर, ऐसा ही होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये आई होप कि समझ में आएगा क्या बता रहा हूं मैं, कि अगर लिफ्ट का एक्सेलेरेशन A0 नीचे है तो एपरेंट वेट तुमने बताया इतना है। कहा अगर लिफ्ट का केबल टूट गया तो इट विल फॉल फ्रीली, दैट मीन्स एक्सेलेरेशन बिकम्स G, सो एपरेंट वेट बिकम्स 0 एंड दिस इज कॉल्ड वेटलेसनेस। और मेडिकल में ये सवाल भी पूछता है कि सैटेलाइट जो होता है वो भी फ्री फॉल है अर्थ के अराउंड, ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करता है इलिप्टिकल पाथ में, दिस इज ट्रीटेड एज फ्री फॉल। तो इसमें भी अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स है कुछ भी है तो ये इसका वेट 0 लगेगा, एपरेंट वेट 0 होगा, एक्चुअल वेट 0 नहीं होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सूडो फोर्स। कहोगे सर ये क्या होता है, नाम क्यों आया, क्या है ये? सूडो का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स का मतलब इमेजिनरी है, नहीं रियल में नहीं है ना। तो ये है क्या? हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, are valid only in inertial frame of reference। न्यूटन्स लॉ किस में वैलिड है? सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। और किसी को याद है क्या अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनर्शियल। अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत बढ़िया। तो जितना भी अभी तक सवाल किए थे ना हम लोगों ने अभी तक, जिसमें भी हमने न्यूटन्स लॉ लगाया वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था, अर्थ के रिस्पेक्ट में कहा था। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, किसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, तो वो कौन सा फ्रेम होगा? तो समझना, कुछ चीजें मैं बताता हूं, वहां पे शायद डिस्कस नहीं किया था ज्यादा फ्रेम के बारे में, तो अभी डिस्कस करता हूं। अगर एक फ्रेम एस है और ये इनर्शियल है, and there is another frame of reference S dash which is moving with constant velocity with respect to S, that means with respect to some inertial frame। So क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? मैं पहले कंक्लूजन बता देता हूं
और क्यों कंक्लूजन ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं वो समझाऊंगा. सो रिजल्ट इज कि एस डैश विल ऑल्सो बी एन इनर्शियल. सो किसी इनर्शियल के रेस्पेक्ट में कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्रेम मूव करेगा तो वो फ्रेम भी क्या होगा, इनर्शियल होगा. जैसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कार फ्रेम इज आल्सो इनर्शियल फ्रेम. कार के फ्रेम में भी हम न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं. क्लियर? कहोगे सर ऐसा क्यों? मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, पी ऑब्जेक्ट है और ये एस के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू एस. जस्ट मैं ऐसा एक बॉडी लिया तो चूंकि एस इनर्शियल है, न्यूटन्स लॉ वैलिड है, एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 है. इस पे नेट फोर्स 0 है. किसके फ्रेम में? एस के फ्रेम में. फोर्स फ्रेम इंडिपेंडेंट है, एस डैश में भी नेट फोर्स 0 है. बट एस डैश के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये अगर इसका वेलोसिटी v इधर है तो एस डैश के रेस्पेक्ट में ये v से इधर मूव करेगा विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश. लेकिन v कांस्टेंट है तो इसके फ्रेम में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मींस स्टिल एक्सेलरेशन 0. इसके फ्रेम में भी एक्सेलरेशन 0 है और नेट फोर्स 0 है, दैट मींस न्यूटन्स लॉ वैलिड हो गया, फर्स्ट लॉ वैलिड हो गया. इसलिए एस डैश फ्रेम विल आल्सो बी इनर्शियल. तो जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं. किसी इनर्शियल के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो इनर्शियल फ्रेम होगा. आई होप कि लिख भी लिए होगे. एक फ्रेम एस है जो कि इनर्शियल है, एस डैश फ्रेम मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू एस. एंड वी विल गिव द सेम लॉजिक कि अगर कोई ब्लॉक है ऐसा जो सपोज रेस्ट में है एस के फ्रेम में, तो एस के फ्रेम में हम देखेंगे नेट फोर्स 0 होगा, एक्सेलरेशन तो 0 है ही. एस डैश के रेस्पेक्ट में देखेंगे बच्चों नेट फोर्स 0 है, बट एस डैश के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन होगा p का. तो एस डैश के फ्रेम में अगर हम देखेंगे नेट फोर्स 0 और एक्सेलरेशन नॉन 0, तो नेट फोर्स 0 एक्सेलरेशन नॉन 0, दैट मींस न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है. दैट मींस दिस इज a non-inertial frame of reference. So conclusion क्या हो गया? If a frame, लिख लेना, if a frame moves with some acceleration with respect to an inertial frame, then the frame will be non-inertial. Then the frame will be non-inertial. So इसी को बोलते हैं एक्सलेटेड फ्रेम. जो होता है वो नॉन इनर्शियल होता है. शॉर्ट में एक्सलेटेड फ्रेम का मतलब एक इनर्शियल के रेस्पेक्ट में एक्सलेटेड. आगे बढ़ते हैं.
अब ये मैं किसी से पूछता हूं, यश पाकले, यश बताना, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो एस डैश क्या होगा? क्या सारे बच्चों को लग रहा है कि ये भी नॉन इनर्शियल होगा? दिस ऑल्सो भी नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा, सो दिस विल ऑल्सो बी नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। ये सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो। देखो 2 बच्चे 3 बच्चे निकल गए यार, 40 हो गया, शायद नेटवर्क इशू होगा। और मैं अब डिस्कस कर रहा हूं, जिसको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल में बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये नॉन इनर्शियल है और दिस इज मूविंग विथ सम एक्सेलेरेशन। क्या एक्सेलेरेशन है नहीं पता। सो मैं इसका रिजल्ट बता रहा हूं, एस डैश क्या होगा? एक नॉन इनर्शियल के रेस्पेक्ट में सम एक्सेलेरेशन से मूव करा, तो एस डैश मे बी नॉन इनर्शियल एंड मे बी इनर्शियल, दोनों हो सकता है। और तुम लोग खुद से सोचना कि ऐसा क्यों। दोनों पॉसिबिलिटी है, वो क्या होगा उसके हिसाब से होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। मान लो कि ये एस फ्रेम जो है ये इधर जा रहा है, ए इज इक्वल टू, और ये लिखा ना मूविंग विथ सम एक्सलेशन with respect to s dash। this is s dash, और सोचो कि s डैश ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है सपोज, और ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है s, तो ये नॉन इनर्शियल हो गया। और s डैश का एक्सेलेरेशन इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर दिखेगा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये एक्सलेटेड है, बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में s डैश रेस्ट में है। दैट मीन्स ये एक्चुअली में इनर्शियल है, ये नॉन इनर्शियल है। तो एक नॉन इनर्शियल के रेस्पेक्ट में एक्सलेटेड है, तो ये इनर्शियल हो सकता है। लेकिन अगर ये रेस्ट में नहीं, इसका मान लो कि इधर है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन सपोज, तो समझाने के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसके रेस्पेक्ट में इसका हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ग्राउंड से 5 था। सो ये भी नॉन इनर्शियल, ये भी नॉन इनर्शियल है ना, इसलिए ये चीज, ये एग्जांपल तुम्हें हेल्प करेगा समझने में। एक छोटा सा सवाल लेते हैं, देखते हैं कौन बताता है। अब एक सवाल मैं यहाँ पे दे रहा हूं, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा इसको सॉल्व करता है। 2 फ्रेम है, एक फ्रेम का पोजीशन वेक्टर दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में, एस डैश का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू एस ये दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस वेक्टर टाइम
of a frame S dash with respect to S is shown in figure. ग्राफ, फिगर के जगह ग्राफ दिखाता हूं. If S is inertial frame, then S dash will be क्या होगा, inertial या non inertial या data insufficient. Anyone, you can just message me. एक भी मैसेज नहीं अभी तक. बच्चों ये छोटा सा सवाल था और बच्चे परेशान हो जाते हैं. सुदीप मलिक ने भी कहा नॉन इनर्शियल, चैतन्य ने भी कहा, गौरी ने कहा इनर्शियल. सिर्फ 2 बच्चों ने सही जवाब दिया जो पहले बताया. इनर्शियल फ्रेम है ये. एक्स वर्सेस टी ग्राफ में स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी. बताना ये स्लोप क्या है? कांस्टेंट है इसमें. स्लोप कांस्टेंट है. दैट्स व्हाई एमबी बैच तुम्हें तो पता है कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है. तो एक फ्रेम एस डैश एस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. एस इज इनर्शियल, सो एस डैश आल्सो विल बी इनर्शियल. अपूर्वा पाटिल, यस सर. लेकिन अगर मैं सवाल करता ऐसा, हाँ पोजीशन वर्सेस नहीं, मैं कहता कि वेलोसिटी ऑफ वन फ्रेम, यहां पोजीशन के जगह पे बोल देता वेलोसिटी, और कहता वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये है, एस डैश इनर्शियल है, तो एस डैश क्या होगा? नॉन इनर्शियल. मस्ट बी नॉन इनर्शियल. बहुत बढ़िया, मस्ट बी नॉन इनर्शियल. बट अगर ग्राफ ऐसा नहीं दे करके ग्राफ ऐसा रहता कांस्टेंट वेलोसिटी का, तो फिर से कहते हैं इनर्शियल. ठीक है, तो ऐसे इसको पूछा जा सकता है. बच्चों अब हम लोग डिस्कस करें सूडो फोर्स. तो तुम्हें पता है न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. बट कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में किसी बॉडी के मोशंस को देखें तो ज्यादा अच्छे से मुझे दिखता है, मुझे उसमें वर्क करना ज्यादा अच्छा रहेगा. बट न्यूटन्स लॉ लिख नहीं सकते, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा कुछ वर्क करते हैं कि ऐसा काम करें, कुछ एक्स्ट्रा काम करें कि न्यूटन्स लॉ को वैलिड करा दे नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी, कुछ विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन, विथ एडिंग सम एक्स्ट्रा फोर्स. तो अपने मन से कुछ फोर्स ऐड करना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं सूडो फोर्स. अपने मन से ऐड किया मतलब रियली में वो फोर्स नहीं है. फॉर द सेक ऑफ राइटिंग न्यूटन्स लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमें कुछ काम करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स जोड़ना पड़ता है. उस एक्स्ट्रा फोर्स को हम बोलते हैं सूडो फोर्स. तो अब जो फोर्सेज है उसको 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी. इमेजिनरी को ही सूडो बोलते हैं. क्लियर? So with certain modification, we can write in non-inertial frame. तो ये सर्टेन मॉडिफिकेशंस क्या है
तो ये सर्टेन मॉडिफिकेशन ये है, वी हैव टू ऐड एन एक्स्ट्रा फोर्स। हालांकि एंड को हटा देते हैं, वी हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा फोर्स। कभी कभी 2 सूडो फोर्स भी लगता है, हालांकि ये है नहीं तुम्हारे सिलेबस में। दैट एक्स्ट्रा फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स। तो इसको मैं प्रूफ कर देता हूं सो दैट कि तुम्हें समझने में आसानी होगी। बच्चों एक फ्रेम एस है, एक फ्रेम एस डैश है, एस इनर्शियल फ्रेम है और ये नॉन इनर्शियल है। एक्सेशन ऑफ एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस सम ए नॉट वेक्टर है। अब रिलेटिव मोशन से कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, जो एमआर वाले बैच हैं उनको शायद नहीं पता रिलेटिव मोशंस, कुछ बहुत दिन हो गया होगा, बट फिर भी रिकॉल कर सकते हो। एमबी बैच को क्लियर है, एक्सेशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मान लो एक कोई ऐसा ले लेते हैं, एक काम करते हैं, कोई एक ब्लॉक पी ले लेते हैं। मैं लिखता हूं एक्सेशन ऑफ द ब्लॉक पी विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस is equal to accession of P with respect to frame S dash plus accession of S dash with respect to S। क्या ये रिलेटिव मोशन एमबी बैच ऐसा लिख सकते हैं? याद आ रहा है? हाँ यस सर। P स्टार्ट में, P स्टार्ट में, S लास्ट में, S लास्ट में। ये ब्लॉक P का मास मान लो M है, तो ये रिलेटिव मोशंस में हमने पढ़ा है, बाकी बच्चे भी लिख लें, और M से इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा हूं। इतना इक्वल टू क्या लिख लेंगे, एम ए पी एस प्लस, इसको इधर लेके आ गए तो माइनस एम ए एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस। अब सारे बच्चे यहां पे देखना, अब लिखना छोड़ दो, समझो इसको। ये क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक इन फ्रेम ऑफ एस दैट इज इनर्शियल फ्रेम। मास इनटू एक्सेलेरेशन इनर्शियल फ्रेम नेट फोर्स होता है ना, क्या होता है, नेट फोर्स। मतलब जितने फोर्सेज हैं सबका समेशन, रियल फोर्सेज का, नेट रियल फोर्स प्लस और इसको क्या कहेंगे बच्चों, ये क्या है, ये है मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ पी इन रेस्पेक्ट ऑफ एस डैश फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, मास इनटू एक्सेलेरेशन। क्या इसको हम नेट फोर्स बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू ये नहीं होगा बिकॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इतना इक्वल टू है क्या, इतना इक्वल टू है सारे रियल फोर्स और प्लस कुछ और क्वांटिटी। और देखो तो ये भी एक फोर्स का ही यूनिट है बिकॉज मास इनटू एक्सेलेरेशन फोर्स होता है। तो मास इनटू एक्सेलेरेशन इन एस डैश फ्रेम
को अगर हमें लिखना है तो नेट फोर्स में सारे रियल फोर्स प्लस एक और एक्स्ट्रा फोर्स ऐड कर दें तो हम सारे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं. दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड दिस एक्स्ट्रा फोर्स. दिस फोर्स इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स. लॉजिक समझो बच्चों. मास इनटू एक्सेलरेशन, इसी को तो नेट फोर्स लिखना है, यही तो तुम्हारा न्यूटन्स लॉ है. तो एस डैश फ्रेम में अगर हम काम कर रहे हैं तो मास इनटू एक्सेलरेशन इन एस डैश फ्रेम इक्वल टू जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सारे रियल फोर्स प्लस एक और फोर्स. देखो इक्वेशंस आ जाएगा, मतलब हम न्यूटन्स लॉ को लिख सकते हैं. तो हमने एक्स्ट्रा काम क्या किया, F इजकल टू एम ए लिखने में ए नॉन इनर्शियल फ्रेम में लिखा, तो एफ नेट में क्या किया, सारे रियल फोर्स प्लस एक एक्स्ट्रा फोर्स, और इस एक्स्ट्रा फोर्स को बोलते हैं सूडो फोर्स. मैंने 4-5 बार रिपीट कर दिया बच्चों, समझ में आ गया होगा. मैं दूसरे पेज पे ले जा रहा हूं. और ये दोबारा पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आएगा. न्यूटन्स लॉ का मतलब हुआ कि मास इनटू एक्सेलरेशन को एफ नेट इन एस डैश फ्रेम लिखना है. तो क्या होगा, सारे नेट रियल फोर्स प्लस एक एक्स्ट्रा फोर्स, दिस एक्स्ट्रा फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स. तो जिस बॉडी का एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं उस बॉडी का मास, और जिस फ्रेम में डिस्कस कर रहे हैं उस फ्रेम का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू सम इनर्शियल फ्रेम. और डायरेक्शंस किधर होगा, माइनस, उसके अपोजिट. तो देखना, आप इसको समझना. अगर एक बॉडी जिसका मास m है एंड दिस इज प्लेस्ड इन ए लिफ्ट, लिफ्ट इज गोइंग विथ एक्सेलरेशन a नॉट, और इसको एक स्टडी कर रहा है चैतन्य लिफ्ट में बैठ करके, और चैतन्य को पता है कि वो एक्सलेटेड फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो व्हाट विल बी द एफबीडी. तो चैतन्य कहेगा सर एफबीडी में एक आ जाएगा n रियल फोर्स, एक आ जाएगा mg रियल फोर्स. यही दो फोर्स है. बट ही नो दैट ही इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. अगर मुझे न्यूटन्स लॉ लिखना है नीचे एम ए नॉट, तो एक और सूडो फोर्स लगाएगा. सूडो फोर्स क्या हो जाएगा, किधर होगा, डाउनवर्ड्स, ए नॉट के जस्ट अपोजिट, एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट. तो नीचे मास मैग्नीट्यूड एम ए नॉट. ये क्या देख रहा है, ये देख रहा है कि ये ब्लॉक रेस्ट में एक्सेलरेशन 0 है. तो चैतन्य का लिखेगा, कहेगा कि नेट फोर्स है n, mg नीचे, एम ए नॉट नीचे, और ये एक्सेलरेशन 0 देखा इसलिए इतना इक्वल टू 0 लिखा. और ग्राउंड से क्या लिखा था वो हमने पिछले पेज में किया था, 2-3 पेज पहले. तो ये बच्चों हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स से सॉल्व करना. तो लास्ट लाइन बोल रहा हूं, when we will work in non-inertial frame, when we will work in non-inertial frame, to write Newton's law we have to add one extra force called pseudo force. जिस बॉडी का एफबीडी ड्रॉ करो उस बॉडी का मास और उस फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है उतना एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट. जो एक लिफ्ट है और लिफ्ट जा रहा है एक्सेलरेशन ए नॉट से, और यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक को छोड़ दिया. दिस इज अ स्मूथ इंक्लाइन.
इस इंक्लाइन का लेंथ सपोज L दिया हुआ है, एंड दिस इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो बताना। ये एंगल थीटा है। अब देखो यहां से सूडो फोर्स लगाना जरूरी क्यों होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क करना जरूरी क्यों होगा, वो इससे समझ में आएगा। पूछा जाए कि इसको रिलीज किया तो ये बॉटम में कब पहुंचेगा। इफ इट इज रिलीज एट पॉइंट ए, फाइंड टाइम व्हेन इट विल रीच टू बी। कहोगे सर इसके मोशंस को ना मुझे ना लिफ्ट के फ्रेम में देखना ज्यादा पसंद होगा, बिकॉज ग्राउंड के फ्रेम में इसका मोशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऊपर भी जा रहा है, स्लाइड भी कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग होगा। लेकिन मुझे लिफ्ट के फ्रेम में पता है इसका डिस्प्लेसमेंट L है और इस डायरेक्शन में है। लिफ्ट के फ्रेम में अगर मैं एक्सेशन पूछूं कितना होगा तो कहोगे सर फोर्सेज पहले दिखा दो। व्हाट आर द फोर्सेज? mg, एंड ये हो गया रियल। सूडो फोर्स किधर होगा? नीचे, ma0 का। ये बच्चों अच्छा सवाल है। ये थीटा एंगल सपोज ले लिया, थीटा यहां दिया तो थीटा। तो अगर कोई पूछे कि n कितना है तो तुम n इजकल टू बता सकते हो mg cos थीटा और प्लस ma0 cos थीटा, बिकॉज वो रेस्ट में है। किस डायरेक्शन के लिए? इधर के लिए। और फॉर डाउन द इंक्लाइन फोर्सेस कितना है? mg sin थीटा प्लस ma0 sin थीटा, और सबको पता चल रहा है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। सो एक्सेलेरेशन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट एक्सेलेरेशन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट लिखा है मैंने g प्लस a0 sin थीटा। मैंने तो पूछा था टाइम, तो कहोगे कि एक्सेलेरेशन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट भी लिफ्ट के रेस्पेक्ट में पता है कि L है, तो L इक्वल टू हाफ एक्सेलेरेशन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट इंटू टी स्क्वायर। क्या ये सॉल्व हो गया? सर पीछे का पेज लो ना। ठीक है। अब मान लो बच्चों की एक ब्लॉक है और इसके रिस्पेक्ट में ना एक इसके ऊपर एक रखा हुआ स्मॉल एम ब्लॉक, और दिस कैपिटल M इज गोइंग विथ एक्सेलेरेशन a0 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब मैं पूछूं यहां पे कि स्मॉल m का FBD बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। ड्रॉ FBD of a small m with respect to capital M. Can you draw? सारे बच्चे ड्रॉ करें। सर आपका स्किन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। मैंने हटा दिया था। दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा सर। अभी दिखा होगा। दिख रहा है, दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। सो व्हाट आर द फोर्सेस? देखना फोर्सेस में लिख रहा हूं, पहले सारे रियल फोर्सेस दिखा दो।
स्मॉल mg, देन ये सब बहुत प्यार से समझाया था n, और सूडो फोर्स किधर लगाएं? पूजा, सूडो फोर्स किधर लगाऊं, लेफ्ट या राइट? ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। राइट। राइट। सूडो फोर्स राइट लगाऊं? कैपिटल एम का जो एक्सेलेरेशन है उसके जस्ट अपोजिट ना, तो लेफ्ट ना। यस सर, लेफ्ट। जिधर एक्सेलेरेशन है कैपिटल एम का उसके जस्ट अपोजिट, तो एम ए नॉट, ये फोर्स। अब एक सवाल लेते हैं क्वेश्चंस इसी में। क्वेश्चंस है कि फाइंड ए नॉट so that small m remain at rest with respect to capital M। मतलब कह रहा है कि स्मॉल एम कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करे। इसका मतलब हुआ कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में स्मॉल एम पे नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो इन एनी डायरेक्शन। This implies small m will have zero acceleration with respect to capital M. This implies net force on small m will be zero in any direction with respect to capital M। ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया। अब देखो मैंने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेता हूं, देखना यहां से, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल तो थीटा है ही। तो लेट्स कंसीडर फोर्सेस अलोंग द इंक्लाइन। लेट्स कंसीडर forces along incline। कितना फोर्स है बच्चों? mg sin थीटा डाउन और ma नॉट cos थीटा अप। mg sin थीटा इज इक्वल टू ma नॉट cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा? a नॉट इज इक्वल टू g tan थीटा आ गया। a नॉट इज इक्वल टू g tan थीटा आ गया। अगर इसको a नॉट को g tan थीटा से मूव कराओगे तो स्मॉल m कैपिटल m के रेस्पेक्ट में मूव, ये रेस्ट में रहेगा। ठीक है? इसी सवाल में अगर मैं पूछ दूं व्हाट इज n, इसी सवाल में पूछ दूं कि n क्या है, देन यू विल से दैट कि n सर बहुत इजी है, इस डायरेक्शन में ले लेंगे, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। n इज इक्वल टू क्या लिखोगे? mg cos theta mg cos थीटा प्लस ma नॉट ma sin theta। ma नॉट साइन थीटा, एकदम सही, ma नॉट साइन थीटा। a नॉट का वैल्यू g पुट कर दोगे, g tan थीटा, एंड देन यू विल गेट द रिलेशन। अगर कह रहा है कि रेस्ट में है तो n इज इक्वल टू ये होगा। लेकिन कहोगे सर इसको क्या सूडो फोर्स लगा के करना ही कंपलसरी है या बिना सूडो फोर्स का भी कर सकते थे? मैं कहूंगा बिना सूडो फोर्स का भी कर सकते थे।
इस सवाल को जो जी tan थीटा है। स्मॉल m कैपिटल M, मैंने पूछा कि इसको कितना एक्सेलेरेशन ए नॉट दे कि ये स्मॉल m इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, और सारे फोर्सेस तुमने दिखा दिया। ये हो गया mg, ये हो जाएगा n, और ये एंगल हो जाएगा थीटा। यू कैन चेक इट। ये थीटा है तो ये थीटा। अगर ग्राउंड फ्रेम से इसको स्टडी करना है तो तुम कहोगे स्मॉल m will have same acceleration as capital M because capital M के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। That means small m will have acceleration a naught in horizontal direction. Is it clear? अब तुम्हें पता Yes, है कि ए का एक्सेलेरेशन किधर है, ए नॉट इधर है। अब ये दो ही फोर्स है बच्चों, एक्सेलेरेशन मुझे पता है, तो वी विल प्रीफर टू डिसॉल्व फोर्सेज इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। पिछले केस में फोर्सेज को along the incline perpendicular to the incline रिजॉल्व किया था। है ना? तो इस बार मैं क्या करता हूं, n को रिजॉल्व कर देता हूं, n cos थीटा ऊपर और n sin थीटा इधर। तो क्या लिखोगे, n sin थीटा इसका कंपोनेंट इधर, दैट इज इक्वल टू m a नॉट। सारे बच्चे ध्यान से देखना, n cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, mg, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन नहीं, एक्सेलेरेशन नहीं है। और जब ये लिख लिया है तो इसको डिवाइड कर दो, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा a नॉट बाई जी। ए नॉट इज इक्वल टू जी tan थीटा। इससे भी आ गया, तो अलग सवाल नहीं किया मैंने, उसी को ग्राउंड फ्रेम से स्टडी किया। तो ये सवाल को दोबारा देखोगे, सब घुमा फिरा के एक ही चीज बता रहे हैं, कुछ नया नहीं बता रहे हैं बच्चों। टफ नहीं है ये, और मजा आने लगेगा अगर तूने खुद से सॉल्व करना शुरू किया तो। और इस सवाल में दो इक्वेशंस लिखे फिर ही आया, पिछला सवाल में एक ही इक्वेशन में आ गया। लेकिन अगर मैं n पूछूं तो तुम क्या प्रीफर करोगे, यहां बताना। यहां देखो n इज इक्वल टू mg बाई कॉस थीटा आ गया, चेक इट। लेकिन पिछला सवाल में n निकालने के लिए इतना लिखो इतना लिखो, फिर a नॉट का वैल्यू यहां से पुट करो, सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर वही, यही आंसर आएगा। लेकिन इस सवाल से ज्यादा इजीली आ गया। तो कब कैसे लिखें तो हमें इजीली सॉल्व हो जाए, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। तो यहाँ पे n क्या हो गया बच्चों, mg बाई कॉस थीटा। केस क्या था, कैपिटल M को ऐसे एक्सलेट कर रहे हैं, इतना एक्सेलेरेशन से एक्सलेट कर रहे हैं कि स्मॉल m कैपिटल M के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है। स्मॉल m ग्राउंड के रिस्पेक्ट में a नॉट से आगे जा रहा है। n निकल गया। अच्छी वर्मा में ना ये सवाल पूछो और बच्चे गड़बड़ करते हैं। अच्छी वर्मा में दो सवाल पूछे हैं, एक फिक्स्ड इंक्लाइन है और इसको रिलीज कर दिया है, पूछा n क्या है। ये हो गया n, ये हो गया mg, ये थीटा है। बताओ n क्या होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बच्चे बड़ा गड़बड़ करते हैं। फोर्सेज को रिजॉल्व हम किधर करें, मुझे पता है कि इस केस में एक्सेलेरेशन किधर होगा, नीचे होगा, फिक्स्ड है इंक्लाइन प्लेन, ये मूव नहीं कर रहा। स्मॉल m will move down the incline, so एक्सेलेरेशन इधर, so we will try to resolve the forces along incline perpendicular to the incline। इधर एक्सेलेरेशन नहीं है, इसलिए n is equal to लिखेंगे mg cos थीटा, सीधा along this direction। लेकिन अच्छी वर्मा में यही सवाल, फिर दूसरा सवाल यही है, डायग्राम एग्जैक्टली सेम लगता है।
पूछता है इसको एक्सलेट कर, इतना एक्सलेशन से मूव करना कि स्मॉल m इज नॉट मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल M। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n आ जाएगा mg बाई cos थीटा, बिकॉज यहाँ पे हमने n को रिजॉल्व किया ऊपर, mg नीचे, n cos थीटा इजकल टू mg। और मैं बता रहा हूं बहुत सबके मन में आ गया होगा कि सर कब किधर रिजॉल्व कर देते हैं, n को कभी n cos थीटा n sin थीटा हम करते हैं और कभी mg को रिजॉल्व करते हैं, कभी n इजकल टू mg cos थीटा लिख देते हैं, कभी n cos थीटा इजकल टू mg लिख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे कंफ्यूज भी कर दिया। थिंक ऑन दिस, दैट टू डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट आंसर है, देखने में एक ही जैसा लग रहा है। सर एक्चुअली